दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज आ गया है सेकंड पेपर अपना, जो पॉलिटी का होता है और इकोनॉमी का होता है, जिसमें सोशल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा हमारे लिए ये। हमको ध्यान देना है कि हमसे क्या क्या पूछा गया और कहाँ पर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव तो आपको पता ही होगा, है ना, कि नेहरू जी ने पेश किया था संविधान सभा में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको उसके बारे में लिखनी थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। मतलब हमें क्या करना है भैया, मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताएं, फंडामेंटल राइट्स की 3 स्पेशलिटी बतानी है, और मेरे हिसाब से वो स्पेशलिटी आपको पता होगी। अगली बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं कि भैया न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है ना। अपने ही निर्णय को जब क्या करे सुप्रीम कोर्ट फिर से सुने, उसे हम क्या कहेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरी एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये, जब कोई कानून बन जाता है, कानून बनने के बाद हम उसे रिव्यू के लिए लाते हैं, किसके सामने, कोर्ट के सामने, है ना, कि भैया ये सही है कि नहीं है, कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इम्पीच तो नहीं कर रहा है। तो उसको भी हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ज्यादा इसी सेंस में प्रचलित है न्यायिक पुनरावलोकन, कि हम क्या कहेंगे उसे, कि भैया कोई कानून बन गया, इनेक्ट हो गया, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है कि नहीं है, और उससे कोई ऐसा फंडामेंटल राइट तो इम्पीच नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, उसको हम कहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर हो गई बात। 3 क्वेश्चन इजी थे मेरे हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन। आगे थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगली बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की भूमिका की बात कर रही है। तो भैया हमको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ कैग। तो भैया आप तो कैग का रोल बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि भैया क्या क्या करता है, वो ऑडिट करने का काम करता है, कैसे कैसे ऑडिट करता है, सारी चीजें। अगला है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हुए गए हैं, ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको बताना है ना, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी शामिल है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 आपको ध्यान में रखना है। अगली बात क्या है, 3 मार्कर के अंदर, भाषाई अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं। अब आपको ये बताना है कि ऐसे लोग जो क्या है, एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले कम लोग रह गए, तो भाषाई अल्पसंख्यक कहला गए, है ना। ध्यान रखिएगा, धर्म एक हो सकता है, धर्म के आधार पे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक निर्धारण है, पर ध्यान रखिएगा भाषा के आधार पे भी अल्पसंख्यक कब, जब एक ही भाषा को बोलने वाले कम लोग रह जाएं, है ना। क्लियर हो गई बात। तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषाई अल्पसंख्यक। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात है बलवंत राय मेहता समिति। जब से पीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति को जरूर बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। आप लोग इसके साथ एक चीज और, सामुदायिक, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति को जब पढ़िए तो 1952 से स्टार्ट करा करिए, है ना। क्लियर। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, क्लियर, 1952 से, वहां से आगे कनेक्ट करेंगे। तो उन्हीं की जांच के लिए एक्चुअली बनी थी, उसके बाद उसने पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगली बात, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम सबको पता होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगली बात करते हैं, लोक प्रशासन से संदर्भित लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की बात करना है अपने को। पॉपुलर सोवरेन स्टेट्स की बात करनी है हमको। क्या है कि भैया पॉपुलर सोवेरेनिटी क्या है ना, आपको ये बताना है। तो भैया देखिए, पॉपुलर सोवेरेनिटी को जानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि लोक प्रशासन होता क्या है, और उसके बाद क्या करना है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, फेडरल टेरिटरीज, जो भी हमारे क्या होंगे सिद्धांत होंगे गणतंत्र के हिसाब से, वो क्या होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, है ना। और जो स्टेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दास प्रथा से मुक्त होना चाहिए, वहां पे किसी भी प्रकार की स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई किसके बात में, लोकप्रियता, ध्यान रखिएगा, पॉपुलर सोवेरेनिटी की बात हो गई। अब अगला क्या है कि कौटिल्य के अनुसार हमें क्या बताना है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, हमें ये बताना है। अब राज्य के कितने अंग हैं कौटिल्य के अनुसार, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य अंग कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वामी होगा, अमात्य होगा, जनपद होगा, दुर्ग होगा, कोष होगा, दंड होगा, वो सारी चीजें है ना, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब आते हैं टैगोर के लिए क्या है,
टैगोर के लिए है सच्ची स्वतंत्रता। तो सच्ची स्वतंत्रता के साथ आप जाएंगे कि भैया सच्ची स्वतंत्रता की बात टैगोर कब कर रहे हैं, है ना। और ये भी बोलते थे वो क्या कि भैया ध्यान रखिए आपको, वो ये बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, है ना। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि वो ये बोलते थे कि हमारा जो संपूर्ण विश्व है ना, वो एक है, और जब हम प्रेम से रहने लगेंगे, है ना, बिना लड़े, बिना किसी भी भेदभाव के, तो वो सच्ची स्वतंत्रता कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र के 5 स्तंभ बोले थे और अपने एक प्रसिद्ध भाषण में बोले थे, आपको पता होगा, उन्होंने बोला था भ्रष्टाचार समाप्त करो, जातिवाद, क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टी लेस डेमोक्रेसी की भी बात की थी उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी बात की थी, किसकी बात की थी इसमें, उन्होंने बात की कि जो पद सो जो होता है, पद होता है ना, पद होना चाहिए, वो कहना नहीं होना चाहिए कि भैया वंशानुगत नहीं होने चाहिए। सारी बातें उन्होंने 5 स्तंभ बोले हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण जी के, वो आपको देखना है। नवीन लोक प्रशासन में 3 ई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ई ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको ध्यान देने हैं कि भैया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 ई कौन कौन से होंगे। आप देखिए 3 ई की जब आप बात करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब ऐड हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे तुरंत बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको देखने के लिए, है ना। और इसमें क्या है, इफिशियंसी है, इकोनॉमी है और इफेक्टिवनेस है ना। भैया ये देखना है, दक्षता देखनी है, अर्थव्यवस्था देखनी है हमको, और इफेक्टिवनेस, उसकी क्या, कितना इफेक्ट है उन चीजों का। क्लियर? तो नवीन लोक प्रबंधन में 3 ई जो आए हैं वो ध्यान रखना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। अब अगली बात, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों को आपको बताना है, अथॉरिटी डिस्क्राइब करनी है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से आपने अगर थोड़ा भी मैक्स वेबर को पढ़ा है तो आप इसको कर लेंगे। आदेश की एकता, भैया ध्यान रखिएगा, फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, क्या कहा है भैया, कि एक ही व्यक्ति से आदेश लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ध्यान दीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिट में है तो 3 क्वेश्चन है उसके, फिर उसके बाद थिंकर एक यूनिट में है तो 3 क्वेश्चन है उससे, मतलब सारी यूनिट के हिसाब से ही उन्होंने टॉपिक वाइज पूछा है आपसे ओवरऑल पेपर। तो ये हो गए कौन से 3 मार्कर। अगली बात हम करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, मतलब क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को बताना है। अब इसमें हमने जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताने हैं हमको, है ना। अब सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस करने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था जब हम 9th शेड्यूल लेके आए, और हमने क्या किया, भूमि से जो भी रिलेटेड क्या थे कॉन्सेप्ट से उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया, जिससे क्या हो कि भैया संपत्ति के अधिकार के तहत क्या हो भैया, ऐसा ना हो कि सरकार को कोई भी इकोनॉमिक काम करने में, कोई भी सोशल काम करने में प्रॉब्लम जाए। तो ऐसे एक एक अमेंडमेंट को, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को ध्यान देना है। जैसे ओबीसी कमीशन बनाया, SC/ST कमीशन बनाया, तो वो दोनों सामाजिक और आर्थिक पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव को कवर करते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए अगली बात करते हैं, राज्य स्वायत्ता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्ता की मांग के उदय के कारण बताइए। तो हमको बताना है भैया कि स्टेट ऑटोनॉमी क्या है ना, और रीजन भी बताना है हमें इंडिया में। क्लियर हो गई बात। तो राज्य की स्वायत्ता की बात, स्टेट ऑटोनॉमी की बात जो होती है उसके बारे में आपको क्लियर करना है भैया। जैसे भारत इस समय, भारत में राज्य की स्वायत्ता की मांग क्यों उठ रही है, बंगाल कहता है कि भैया हमको स्वायत्ता दो ज्यादा, है ना। हमारे यहाँ राजस्थान कहता है कि हमको कुछ स्वायत्ता दो, और केंद्र सरकार थोड़ी थोड़ी स्वायत्ता खींच भी रही है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता, जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तभी कुछ एक नई विचारधारा निकलकर आती है। अगला है नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है भैया। तो नीति आयोग मार्गदर्शक सिद्धांत कैसा है ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक 7 सिद्धांत हैं इसके, ये आपको पता होने चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्यों एवं कार्यों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग अभी से पढ़ लो। क्या पढ़ रहे होगे आप लोग, अभी जो मेंस नहीं दे रहे हैं वो क्या पढ़ रहे होंगे, अभी वो पढ़ रहे होंगे आयोग। और आयोग के अंदर भैया दे रखा है 324 को, अच्छे से देखिए, उसमें चुनाव आयोग 325 में कार्य दिए हैं, है ना, आर्टिकल 325 में। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना बतानी है भैया। तो संरचना आप यहाँ भी पढ़ेंगे ST कमीशन की, है ना, और वो आपको वहां पे बता देनी है और कुछ भी नहीं है।
प्रेस के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इस पे चर्चा करनी है, आराम से कर लेंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने 4 स्तंभ ग्राम से लेके जो आगे तक बताए हैं राज्य तक, वो पूरे आपको पता होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया नया कंसेप्ट दिया था उन्होंने, जो सोशलिज्म का, इंडियन सोशलिज्म, जिसमें उन्होंने गांधी के सोशलिज्म और मार्क्स के सोशलिज्म को एक किया था। अपन बात करते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ही है कि आपको शेयर और डिवेंचर्स मिलते हैं। कैसे भैया? शेयर, जैसे टीसीएस क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को ही शेयर दे देता है, काइंड ऑफ ट्रस्टीशिप है वो भी, है ना। तो बढ़िया न्यास के सिद्धांत को समझाइए, कैसे उद्योगपतियों के हित में था और कैसे मजदूरों के हित में था, अपनत्व की भावना का सृजन हुआ था। अब प्रत्यायोजन की अवधारणा आपको बतानी है और उसके फायदे बताने हैं। आपको भी पता होगा डेलीगेशन, अब पावर की डेलीगेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। स्पष्ट ना लिखा हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि भैया पावर के डेलीगेशन की यहाँ पे बात हो रही है। अगली बात क्या है? सत्ता एवं जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तथा साथ चलने के लिए टिप्पणी कीजिए। तो भैया आपको ये भी ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और हैंड इन हैंड क्या है भैया? सत्ता की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व, उसके बारे में विवरण देना है। कुल मिला के पेपर मेरे को ऑन एन एवरेज ये पार्ट तो सही लग रहा है। अगली बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। भैया तीनों तरीके के आप संबंध बताइए, है ना, और प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा भी करनी है आपको। तो पहले आप तीनों संबंध बताइए, आर्थिक संबंध भी बताइए, है ना, फिर शक्ति विभाजन वाली बात बताइए, प्रशासनिक संबंध बताइए, तीनों विभाजन आपको बताना है। अगला है न्यायिक सक्रियता, इसकी समालोचना, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको आपको बताना है कि कब न्यायिक सक्रियता अति सक्रियता में बदल जाती है, कब नहीं बदलती। समालोचनात्मक टिप्पणी करनी है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताना है आपको न्यायिक सक्रियता का। अगली बात करते हैं 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालना है। तो आपको पता है 1996 के बाद हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे ईवीएम आ गई, ईवीएम आने के बाद हमने वोटर लिस्ट में आजकल वीवीपैट ला दिए हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सुधार हम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सारे सुधारों पे आपको बताना है कि क्या क्या हमने समय के साथ किया। अब हम आधार को किससे लिंक कर रहे हैं? वोटर आईडी से, इसको भी डालना चाहिए, है ना, करंट एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा। अगली बात करेंगे भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मूल्यांकन करना है। भैया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्क का मूल्यांकन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, जहां तक मेरा विचार कहता है ना। अगली बात क्या है? संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार। भैया तो कैसा लोकतंत्र होना चाहिए? वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज शासन चाहते थे, थोड़ा सा। बाकी संवैधानिक लोकतंत्र के बहुत बड़े वकील थे वो, मतलब वो ये कहते थे कि वोट जो है वो सबसे बड़ा राइट है किसी भी व्यक्ति के पास। अगली बात क्या है? बुनियादी संरचना, सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इनके महत्व पर चर्चा करनी है। भैया ध्यान रखना है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। आपको बताना है भैया कि बुनियादी संरचना, जो हम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, देखिए 24 अप्रैल कल थी और 24 अप्रैल 1973 को ही बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो भैया वहां से ही पूछ लिया ये, है ना। अगली बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के, भैया केशवानंद भारती केस था ऊपर वाला, है ना। अब आते हैं जयप्रकाश नारायण जी के सर्वोदय, जो 1950 में लेके आए थे। इस सिद्धांत की अवधारणा का हमें क्या करना है? मूल्यांकन करना है। तो भैया इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय को? भैया सर्वोदय में वो क्या चाहते थे? सभी का तो उदय चाहते थे, है ना। और उनका जो ये पॉलिसी है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास में महत्वपूर्ण चरण। तो भैया लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास लोक प्रशासन के विकास के साथ चलता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यपालिका में दोनों के लिए क्या उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाना है हमें। तो भैया आपको पता होगा स्थायी कार्यपालिका मतलब हमको क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड क्या है, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको रिलेशन बताना है, बहुत आसानी से बता देंगे मेरे हिसाब से। अगर आपको एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कार्यपालिका क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। ये एक पोर्शन खत्म हो गया। ये एक पोर्शन ऑन एन एवरेज इजी है, बट अगला पोर्शन इजी नहीं है। फिर से मैं वही कहूंगा, मॉडरेट है पेपर, क्योंकि सेकंड पोर्शन थोड़ा सा टफ है। आइए बात करते, चलिए अगली बात करते हैं। तो ये पोर्शन थोड़ा सा टफ है ना। तो कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है? तो भैया जब किसानों के लिए एफपीओ जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा, एफपीओ, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है किसानों को और फिर उसके बाद अपने प्रोड्यूस पर काम करना है। तो भैया ये है कृषि उत्पादक संगठन योजना।
इसका एग्जैक्टली 2020-2021 के बीच में स्टार्टिंग हुई है, आप देख लीजिएगा आराम से। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपको बताने हैं इसमें। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो भी मेंबर हैं आईएमएफ के उनको ये मिलता है अधिकार। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। आप लोगों ने पढ़ा होगा किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार जारी कर रही है और हमारी मध्य प्रदेश सरकार उस 6,000 में 4,000 रुपए और ऐड कर रही है ना। 6,000 रुपए कौन देता है? केंद्र सरकार। 500 रुपए महीना, 2,000 की 3 किस्त, और उसी में 4,000 मध्य प्रदेश सरकार ऐड कर देती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें आपको बहुत आसानी से पता होंगी, ठीक है। दलहन में अपन उत्पादन में भी सबसे ज्यादा है, इसलिए पता होना चाहिए। किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो भैया विच स्पाइस क्रॉप आर इंक्लूडेड इन स्पाइस एरिया एक्सटेंशन स्कीम। तो भैया किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र योजना में सम्मिलित किया गया है? तो आप यहाँ प्रमुख मसालों को लिख देंगे तो चल जाएगा। अगला है शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? पहले क्वेश्चन ये है, आगे उन्होंने आंसर भी लिख दिया है कि 7वीं अनुसूची में है। कब शामिल की गई? बस आपको इतना ध्यान देना है, 1976। ध्यान रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब किसने कहा ना तो हिंदू और ना ही हिंदी परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साही किया है? एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको ये ध्यान रखना है, ना तो हिंदू और ना ही हिंदू, ये सोशियोलॉजी से उठा लिया है उन्होंने। अगला है शिक्षा की 3 उद्देश्य। शिक्षा के 3 उद्देश्य आपको बताने हैं, शिक्षा से क्या होगा, है ना। तो वो आपको बताना है। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा अगर, तो प्रोग्रेस बहुत तेज होगी। चलिए, तो ये आपको अच्छे अच्छे उद्देश्य लिखने थे यहाँ पे। अगली बात करते हैं तो सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में आपने अंतर तो पढ़ा ही होगा। अब आपको साथ में क्या पढ़ना है? सभ्यता और संस्कृति के अंतर के साथ आपको पढ़ना है कि भैया इसको समानार्थी भी माना जाता है। कंसीडर द सिविलाइजेशन एज इक्वल मीनिंग टू कल्चर। अगली बात करते हैं अपन, 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जबाली उपनिषद में मिला है, हालांकि आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, भारतीय समाज में हिंदू धर्म में के 4 प्रभाव लिखिए। आप सकारात्मक प्रभाव लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखिए। तो हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें हिंदू धर्म के 4 इंपॉर्टेंट प्रभाव आपको लिख देने हैं। जनसंख्या विस्फोट के 5 नकारात्मक कारण। बहुत सारे कारण है नकारात्मक, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, है ना। आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगली बात करते हैं अपन मयारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मयारी क्या है, यही पूछा है ना, मयारी क्या है ना। तो भैया ध्यान दीजिएगा, मयारी एक तरीके से, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मत लिख के आ जाइएगा मयारी के साथ कि कुछ और है। ये सोशियोलॉजी से सीधे कनेक्टेड है मयारी, है ना। और आपको ये भी ध्यान देना है कि एक शायद विवाह पद्धति है मयारी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य आपको बताना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेटेड। आप लोगों को पता है इस समय तो ये WHO किसी मतलब का नहीं रह गया है, पर याद ध्यान दीजिए, आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही WHO के प्रमुख भारत आए थे और एक आयुष निर्माण कंपनी का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? अपने गुजरात के अंदर। आप ध्यान दीजिएगा उसको। अगली बात करते हैं, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना करनी है। हम IMF से क्या सहायता लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहाँ सहायता लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक से क्या सहायता लेते हैं, AIIB से क्या लेते हैं, भी आपको पता होना चाहिए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण को लिखना है। भारत के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालना है। ध्यान रखिएगा, फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। क्लियर। अगली बात करते हैं, ये सबको पता होगा कि भैया अनुकूल कारक क्या है। इन्वेस्टर समिट को भी डाल देना कि भैया इन्वेस्टर समिट अपन कर रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम, ये सब लिख दोगे इसमें। अगली बात है मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख करना है। भैया महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप, तो इसमें कुछ योजनाएं लिख दीजिएगा, उषा किरण योजना वगैरह ये सब आ जाएंगी, उसी के तहत संचालित हो रही हैं। अगला है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की हमें विवेचना करनी है कि जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा है उसका यूनिवर्सलाइजेशन कैसे होगा। आइए अगली बात करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लेखित हस्तक्षेपों के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करनी है। तो भैया ये बहुत आसानी से आपको करना चाहिए, ये सब सिलेबस के अंदर है अपने, तो थोड़ा सा देख लेंगे आप।
सभ्यता का टकराव क्या है भैया, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, जब दो सभ्यता के लोग मिलेंगे तो सभ्यता का टकराव होगा। अगली बात क्या है, फैमिली कोड एक्ट 1984 को समझाइए भैया। फैमिली कोड किस लिए बनाया गया है, जिससे परिवार टूटे ना, है ना, दोनों के बीच में आपसी समझौते हो जाएं, इसके लिए बनाया गया है फैमिली कोड। चलिए अगली बात करते हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाज शास्त्र में प्रभाव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल बहुत आसान है कि अपना हेल्थ भी ठीक रहे और हेल्थ की हम देखभाल भी बहुत अच्छे से करें, ये सारी चीजें बतानी है। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, एमपीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है, पता होना चाहिए। वित्तीय समावेशन क्या है, बहुत अच्छे से। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है ना, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस संदर्भ में जनधन योजना की भूमिका का उल्लेख करना है। जनधन योजना लाई गई थी, ध्यान रखिएगा, वित्तीय समावेशन के लिए ही, जिससे एक एक व्यक्ति अंतिम पायदान में बैठा हुआ क्या करवा सके, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। अगला क्या है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। भारत में बेरोजगारी के कारण बताने हैं, और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बारे में संक्षिप्त विवरण। तो भैया मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत आसान थी। एक अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। चलिए आइए अगली बात है। अगली बात है उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय को दुगना कर सकती है। मध्य प्रदेश कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करना है। सेवा क्षेत्र में गतिविधियां कैसी आती हैं, मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था, पर्यटन उद्योग की भूमिका का उल्लेख। देखिए यहाँ पे लोग नीचे वाले में गए होंगे, पर मैं होता तो ऊपर वाले में जाता। आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में बताना है, आप बताइए कि हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना है कि अलीराजपुर का पल्प कितना अच्छा हो सकता है ना। हम इन रीवा के सुंदरजा आम को कितना अच्छा से आगे कितने अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। इंदौर के आलू को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं जो शुगर फ्री है। ये सारी चीजों को आपको इनको इनकलकेट करके लिखना था। सेवा क्षेत्र आप आराम से लिख दोगे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका, भैया ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ना, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, ये सारी चीजें आप इसमें डाल देते हैं। महिलाओं की शिक्षा में स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी निकली है। महिलाओं की स्थिति में टिप्पणी, रोज आप टिप्पणी करते ही हैं। अगली बात करते हैं, वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना करनी है। ठीक है, तो वंचित वर्ग पर ध्यान देना है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है और समाजशास्त्री महत्व की व्याख्या करनी है पुरुषार्थ के अर्थ की, है ना। तो भैया पुरुषार्थ आपको अच्छे से लिखने हैं और उनकी व्याख्या कर देनी है, एक एक की, एक एक का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आइए अगली बात करते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सारे बच्चे यही अटेम्प्ट करके आए हैं, ऊपर वाला छोड़ दिए हैं, मेरे हिसाब से ऊपर वाला ज्यादा नंबर देके आता है। अगला है, नातेदारी की परिभाषा को परिभाषित कीजिए और नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करनी है हमको। ठीक है, अगली बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य और कार्यों की विवेचना। तो मैं तो कहूंगा नीचे वाला क्वेश्चन करिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य और कार्यों की विवेचना। ये था पूरा हमारा एक पेपर। और आपको मैं बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज भी है, आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ईरा इंस्टीट्यूट का स्पर्धा नाम से टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी प्री के लिए, उसको ज्वाइन करिए। और करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं ऐप के अंदर, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप। चलिए, थैंक यू वेरी मच।